Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 SSTC History chapter 4, the Mughal Empire. So without wasting any more time, let's get started. So these are the topics that will be covered: introduction to Mughals, Mughal tradition of succession, Mughals relationship with other rulers, Akbar's policies, Mughal Empire in 17th century and after. So let's start. बाबर 1526, तो जो बाबर था वो 1526 से 1530 तक था, रूल किया था उसने. वॉज द फर्स्ट मुगल emperor who became the ruler of Old Delhi by defeating Ibrahim Lodi at Panipat in 1526. तो जो बाबर है वो पहला मुगल का रूलर है और उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पे रूल करना स्टार्ट कर दिया. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं सदी के आधे के बाद, हाँ मतलब कि 1650 से द मुगल्स एक्सपेंड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. until the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. तो 16वीं सदी के आधे के बाद से जो मुगल एम्पायरर्स थे, जो मुगल के शासक थे, उन्होंने अपना राज्य बड़ा करना चालू कर दिया, एक्सपेंड करना चालू कर दिया और 17वीं सदी तक उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था. द लेगेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड अप पैरेलल. तो जो उनका स्टाइल था, तरीका था जीतने का, वो बहुत ही अच्छा था. वो बहुत ही स्पीड में कंट्रोल करना चालू कर दिए थे सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर भागों में, हिस्सों में. हु वेयर द मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वेयर डिसेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स. तो जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट डायनेस्टीज से थे, मतलब कि कह सकते हैं कि दो रूलर्स के थे. मतलब माँ के साइड से एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रूलर थे और पिता के साइड से भी एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रूलर थे. तो चलिए पढ़ते हैं. फ्रॉम द मदर्स साइड, माँ की ओर से, दे वेयर डिसेंट्स ऑफ चंगेज़ खान. तो माँ की ओर से वो लोग चंगेज़ खान के डिसेंट थे. फ्रॉम फादर्स साइड, मतलब पिता के साइड से वो लोग तैमूर के डिसेंट्स थे. ये दोनों रूलर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ग्रेट है, डेंजर है. मुगल मिलिट्री कॉम्पेंस, जो मुगल था उनका मिलिट्री कॉम्पेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे था. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर, जो बाबर था वो पहला मुगल एम्पायर था. उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर इन दी बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में. हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली बैक इन 1555. तो हुमायूं ने 1555 में फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था. मतलब इनसे अपना हुमायूं जो थे उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था. शेर शाह सूरी नाम के एक राजा थे जिन्होंने हुमायूं से उसका राज्य छीन लिया था 15 सालों तक. अकबर कैप्चर चित्तौड़. अकबर जो था उसने चित्तौड़ को कैप्चर किया था 1568 में. 1568 में रणथांबर भी एक जगह है. 1569 में उसने उस जगह को भी कैप्चर कर लिया था. गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बेरार कंदेश एटसेट्रा. तो ये जितने राज्य का मैंने नाम लिया अभी, उन सबको उसने कैप्चर कर लिया था 1585 से 1605 तक. जहांगीर टू कैंपेन अगेंस्ट सिख्स एंड अहोम्स. तो जो जहांगीर था उसका मतलब वो हमेशा सिख्स और अहोम से उसकी बनती नहीं थी, उससे युद्ध जैसा होते रहता था, मतलब लड़ाई वगैरह. शाहजहां कैप्चर्ड अहमदनगर. शाहजहां जो थे उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर को कैप्चर किया था. औरंगजेब ने डिकेन को, दक्षिण में जो हिस्सा है भारत के दक्षिण में, उस हिस्से को औरंगजेब ने युद्ध किया था और उधर कैप्चर किया था. मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि मुगल्स का जो ट्रेडिशन है, मुगल का जो रीति रिवाज है, कह सकते हैं. सक्सेशन का मतलब होता है कि राजा हैं, फिर राजा के पुत्र राजा बनेंगे. तो ऐसा मुगल्स में नहीं होता था. मुगल्स कुछ और ही सोचते थे. चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. मुगल्स
द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनेटर। तो जो मुगल्स थे वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि राजा का बेटा, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, मतलब कि ये जो प्रोमिजिनेटर है उसमें यही होता था कि राजा का बड़ा बेटा को सारा राज्यपाट दे दिया जाएगा। तो ऐसा मुगल्स नहीं मानते थे। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कोप्रेसेंसरी इनहेरिटेंस ऑफ और अ डिवीज़न ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल द सन्स। तो जो मुगल्स थे वो ये सोचते थे कि मतलब इस चीज़ को विश्वास नहीं करते थे इस चीज़ पे, और ये सोचते थे कि जो भी राज्य है वो पिता के जितने भी संतान हैं उन सबको बराबर बांट दिया जाएगा, ये सोचते थे मुगल्स। Mughal relationship with other rulers. The Mughal rulers campaigned constantly against the rules who refused to accept their authority. जो मुगल्स थे वो उन लोगों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल एंड मेनी रूलर्स ऑल्सो जॉइंड देम वॉलेंटरीली। तो जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते गए वैसे वैसे बहुत सारे रूलर्स उनसे मतलब मित्रता कर लिए, संधि कर लिए। दी राजपूत सर्व्ड द मुगल्स वॉलेंट्री, मतलब कि जो राजपूत से ज़्यादातर राजपूत भी मुगल्स के साथ ज्वाइन कर लिए थे। मुगल्स गेव मनसाब एंड जागीर्स विच हेल्प्ड देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। तो जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं वैसे ही मुगल्स ने भी कुछ किया था जिसको मनसबदार कहा जाता है। और मनसब एक रैंक होता है और जागीर्स भी होते हैं उन्हीं के मतलब अंडर में काम करने वाले। तो ऐसे लोग जो उनके अंडर में काम करें मुगल्स के अंदर में मतलब तो उनको एक रैंक पे मतलब बैठा दिया जाता था और उस रैंक को मनसाब कहा जाता था। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। तो एक बहुत ही ज़्यादा मेन सोर्स था उनके इनकम का, मुगल्स के इनकम का जो था, जो फार्मर्स अपना खाना उगाते थे, अनाज उगाते थे, उसका 50% ये ले लेते थे टैक्स के तौर पे, और वही इनका मेन सोर्स था इनकम का। अकबर्स पॉलिसीज, अकबर क्या सोचता था अपने राज्य के बारे में, उसकी जो नीतियां हैं अकबर की नीति उसके बारे में लिखा हुआ है। अकबर्स वर्क्स आर फाउंड इन द बुक ऑफ अकबरनामा। तो जो अकबर का काम है, अकबर का जो पॉलिसी है वो अकबरनामा नाम के एक बुक में लिखा हुआ है जो कि अबुल फजल ने लिखा था। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस। तो जो अकबर था वो अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया था जिसको सब्स कहा जाता है, सुबास कहा जाता है शायद, सब्स पढ़ेंगे शायद उसको। गवर्न बाय सूबेदार, तो सब्स में बांटा था और जो उस और सब्स में अपने किंगडम को बांट दिया था अकबर ने, और उसके ऊपर एक गवर्नर को रख दिया था जिसका नाम था सूबेदार। Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue। तो जो अकबर के नोबल्स मतलब कि अकबर के जो भी लोग थे उनके पास मतलब कि अकबर का जो आर्मी का जो टुकड़ी था वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आर्मीज थे, और अकबर का जो आर्मी तरीका था आर्मी को रखने का वो बहुत ही अच्छा था। अकबर अपनी आर्मीज को बहुत अच्छे से रखता था और उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी, जब अकबर फतेहपुर सिकरी पे था, ही स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन रिलीजन विथ द उलमास ब्राह्मण्स जिसट प्रीस्ट हु वेयर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस। तो जो ये अकबर था वो जब फतेहपुर सिकरी पे था तो उसने डिस्कशन किया था रिलीजन पे, बहुत अलग अलग धर्म के लोगों के साथ उसने ये डिस्कशन किया था रिलीजन पे, धर्म पे। द डिस्कशन टुक प्लेस इन, तो इस डिस्कशन के जो डिस्कशन हुआ था ये वो हुआ था इदबत खाना में।
इट लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुली कूल और यूनिवर्सल पीस। तो इस ये जो डिस्कशन हुआ उससे अकबर के दिमाग में एक आइडिया आया जिसको सुली कूल कहा जाता है या फिर यूनिवर्सल पीस कहा जाता है। शाहजहां एंड जहांगीर ऑल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल। जो शाहजहां था और जहांगीर, तो उन दोनों ने भी इसको फॉलो किया था। अकबर रियलाइज दोज रिलीजियस स्कॉलर्स emphasized rituals and dogmas often were often bigots। तो जो अकबर ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ उसने स्टार्ट किया है उसको बायगॉट किया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अबुल फजल वन ऑफ द अकबर्स फ्रेंड्स, अबुल फजल जो अकबर के दोस्त थे, एंड कॉर्टियर्स रॉट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन। तो अबुल फजल ने और उसके और भी जो कोर्टियर्स थे उन्होंने लिखा है, 3 पार्ट्स में बांटा है अकबर की हिस्ट्री को। टाइटल अकबरनामा, उसको टाइटल दे दिया गया अकबर नामा मतलब दी मुगल्स अम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, यानी कि मुगल्स अम्पायर 17वीं सदी में और उसके बाद में मुगल्स अम्पायर का क्या हुआ, क्या क्या उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब के बारे में। दी एडमिनिस्ट्रेटिव इन मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो जो जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और ये बहुत ही अच्छे से मतलब अपना जो इनका इकोनॉमी था उसको भी अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। अपने मिलिट्री वालों को, मतलब मिलिट्री में जो लोग थे, मिलिट्री पर्सन्स, उनको भी अच्छे से सैलरी वगैरह दे देते थे अपने सारे लोगों को, जो उनके गवर्नर्स थे वगैरह वगैरह जो भी थे उन सबको ये अच्छे से कंट्रोल कर ले रहे थे 17वीं सदी के बाद या फिर 17वीं सदी में। दी मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो जो मुगल एम्पायर्स हैं वो अपना बहुत ही ज़्यादा पैसा मतलब इनकम जो मुगल, हाँ, एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑन। तो जो मुगल एम्पायर्स हैं और उनके जो मनसबदार्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकम पैसा लगाते थे, सैलरीज लगाते थे गुड्स पे, व्यापार वगैरह पे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम The main source of income to Mughal rule was the tax received on the produce of peasantry। तो जो मेन सोर्स था इनकम का मुगल एम्पायर में, मुगल्स के रूल में, तो वो मेन सोर्स था टैक्स जो कि पीजेंट्री से मिल रहा है, जो कि खेती बाड़ी से मिल रहा है। दी वेल्दियर पेजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, जो ज़्यादातर नहीं, जो ज़्यादा अमीर फार्मर्स थे या फिर जो आर्टिशियंस थे, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, सॉरी। तो ये जो इतने लोग थे वो बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे थे इकोनॉमिक वर्ल्ड का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स हाउएवर लिव्ड इन पॉवर्टी। तो जो भी कुछ प्रोडक्ट था तो मतलब मार्केट के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था। तो मार्केट का जो पैसा था, मतलब अमाउंट था, कॉस्ट था सामानों का, उसको भी कम कर दिया था। अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी इनके रूल में। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के ख़त्म होने तक, द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइंड विच गेव राइज टू मेनी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो 17वीं सदी के अंत होने तक, मतलब जब 17वीं सदी ख़त्म हो रहा था, तो मुग़ल का जो अथॉरिटी था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। मतलब लोग, जो कुछ पावरफुल लोग थे, वो इनके अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और इंडिपेंडेंट हो जा रहे थे, जैसे कि पिछले चैप्टर में बाकी सब रूलर्स के साथ हो रहा था। दी मुगल्स वेयर ग्रेट रूलर्स, जो मुगल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूलर्स थे। दे क्रिएटेड अ ह्यूज एम्पायर, उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा किया था। फ्रॉम दी लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के हाफ तक। दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, तो 16वीं सदी के आधे तक उन्होंने अपना राज्य एक्सपेंड करना चालू कर दिया था दिल्ली और आगरा से।
अंटिल 17th सेंचुरी, 17वीं सदी तक उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। द मुगल्स वेयर डिसेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। तो जो मुगल्स थे वो दो बहुत ही ग्रेट रूलर्स के डिसेंट्स हैं। फ्रॉम दी मदर साइड, माँ की ओर से जो डिसेंट है वो चंगेज़ खान है, और पिता की ओर से जो डिसेंट है वो तैमूर हैं। तो जो चंगेज़ खान है वो रूलर थे मंगोल ट्राइब्स के। चाइना एंड सेंट्रल एशिया पे इनका राज था। फ्रॉम दी फादर साइड, पिता की ओर से जो रूलर हैं तैमूर, उनका राज्य वो रूल करते थे ईरान, इराक और मॉडर्न डे पे मतलब आज जो टर्की कहा जाता है जिस देश को, वहाँ तक उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। हाउएवर दी मुगल्स वेयर प्राउड ऑफ तैमूर एंसेस्ट्री। तो जो मुगल्स थे उनको तिमुरिड जो उनका एंसेस्टर थे, मतलब वो ये स्वीकार करते थे कि जो तिमुरिड है उधर से ही वो हैं, बिलोंग करते हैं, ना कि वो डिसेंट ऑफ चंगेज़ खान है। मतलब कि वो चंगेज़ खान के एंसेस्टर होने से इनकार करते थे, क्योंकि उन जो चंगेज़ खान था उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब बेकसूर लोगों को मारा था। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। जो बाबर था वो फर्स्ट मुगल एम्पायर हुआ था। ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली का रूलर था बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। तो जो इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया था इसने पानीपत के बैटल में 1526 में। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड हीज कंट्रोल ओवर आगरा। उसने आगरा के ऊपर भी अपना कंट्रोल स्थापित किया। बट ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो ज़्यादा लंबे समय तक अपना रूल मतलब ज़्यादा समय तक वो रूल नहीं कर सका। आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद 1530 मतलब उसका डेथ हो गया था 1530 में। हिज सन हुमायूं बिकेम द सेकंड मुगल एम्पायर। उसका बेटा हुमायूं दूसरा मुगल एम्पायर बना। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। तो जो शेर खान थे वो हारे। हुमायूं शेर खान जो थे उन्होंने हुमायूं को हरा दिया चौसा में इन 1539 एट कनौज इन 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो जो शेर खान नाम के एक रूलर हैं जिन्होंने हुमायूं को हरा दिया था चौसा में 1539 में, और कनौज में फिर हराया 1540 में, जिससे कि जो हुमायूं था वो उसको भगा दिया गया ईरान में। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। तो उन्होंने जो हुमायूं थे उन्होंने फिर से दिल्ली पर कैप्चर किया 1555 में विद द हेल्प ऑफ सफरीद शाह के हेल्प से, बट डाइड सून आफ्टरवर्ड्स। वो जल्द ही मृत्यु हो गई उनकी। अकबर बिकेम द एम्पायर ऑफ दिल्ली। अकबर जो था वो दिल्ली का एम्पायर 13 साल की उम्र में बना था। ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड सून बिगेन टू हैंडल द एंटायर एम्पायर सक्सेसफुली। तो वो बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था और उसने जो उसका राज्य था उसके ऊपर बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लिया अपना। इन 1568 1568 में ही सीज्ड द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर, एंड इन 1569 रणथंबोर। ड्यूरिंग दिस पीरियड 1570 1585 ही स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात। तो उसने सिसोदिया जो कैपिटल है चित्तौर का, तो उसको भी कैप्चर कर लिया था 1568 में, और फिर रणथंबोर जो एरिया है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था 1569 में। तो इस समय 1570 से 1585 तक ये स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन। उसने मिलिट्री कैंपेन शुरू किया गुजरात में, जो कि फॉलो किया जा रहा था बाई कैंपेन्स इन ईस्ट, जो कैंपेन्स ईस्ट में थे बिहार में, उनके द्वारा ये गुजरात वाला कैंपेन कंट्रोल किया जा रहा था। ड्यूरिंग द पीरियड, ये तो हो गया बंगाल एंड उड़ीसा। तो बंगाल और उड़ीसा में भी इसने अपना कैंपेन स्थापित किया था। ड्यूरिंग द पीरियड 1585 टू 1605। तो इस पीरियड में 1585 से 1605 में
5 तक टू अकबर एक्सपेंडेड हिज अम्पायर। तो इस जो समय काल है 1585 से 1605 तक, इस काल में जो अकबर है उसने अपना एम्पायर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया। जहांगीर बिकम द एम्पायर इन 1605। तो जो जहांगीर है वो 1605 में अपना वो राजा बना। ही कंटिन्यूड द मिलिट्री कॉम्पेंस स्टार्टेड बाय अकबर। जो अकबर ने ये मिलिट्री कॉम्पेंस शुरू की थी वो उसी पे कंटिन्यू करने लगा, मतलब इससे खुद से कुछ नहीं किया, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था उसी पर ये कंट्रोल कर रहा था। आफ्टर जहांगीर, शाहजहां टुक दी कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आए जिन्होंने मुगल एम्पायर पर अपना कंट्रोल किया। ही कंटिन्यूड मुगल कॉम्पेंस इन डिकेन। उन्होंने दक्षिण में अपने मिलिट्री कॉम्पेंस जो थे उसको कंटिन्यू किया था। कंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डीकेन में जो कंपेन था वो शिवाजी के द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा था, कह सकते हैं इंटेंशनली। औरंगजेब गॉट सक्सेस, मतलब कि जो शिवाजी के जो एरिया में जो कंपेन था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, मतलब उसको पा लिया था औरंगजेब ने सक्सेसफुली। बट सून शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। तो जल्द ही शिवाजी ने उसको फिर से छीन लिया। हिमसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट किंग आफ्टर बीइंग इंसल्टेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट किया था शिवाजी का, और फिर से शिवाजी ने अपना राज्य छीन लिया था औरंगजेब से। ही ऑल्सो रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। तो जो शिवाजी थे उन्होंने अपना जो अगेंस्ट था, मतलब कि जो अपना विद्रोह था मुगल्स के अगेंस्ट, वो जारी रखा। फ्रॉम 1698, मतलब 1698 से जो औरंगजेब था वो पर्सनली मैनेज करने लगा था अपने कैंपेन्स को, जो कि डिकेन में थे मराठास के अगेंस्ट। वो स्टार्टेड गरिल वॉरफेयर, जिससे कि युद्ध चालू हो गया था। औरंगजेब ऑल्सो फेस्ड दी रेबिलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिक्स जाट्स एंड सतनामीज। तो इसने कुछ रेबल मतलब कि विद्रोह भी फेस किया था सिक्स जाट्स और सतनामीज के द्वारा, जो कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। द मुगल फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ लोपरसनरी इन इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल द सन्स। तो जो मुगल्स थे वो मतलब टेमरूड के द्वारा जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते थे, ना कि जो चंगेज़ खान है उसके द्वारा जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करना ये पसंद नहीं करते थे। तो ये जो मुगल्स थे वो एक चीज़ पे विश्वास करते थे, जो था कि पिता के द्वारा जो भी चीज़, मतलब पिता का जो भी राज्य है वो सारे बेटों में बराबर बांटा जाएगा। वो इस तरीके मतलब इस ट्रेडिशन पे वो विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज ऑफ द मुगल्स का एक मेजर पॉलिसी था वॉज टू कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। तो एक इनका पॉलिसी था, एक इनका नीति था, जो कि ये था कि कोई भी अगर रूलर इनका अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ये हमेशा युद्ध करते रहेंगे। हाउएवर सेवरल रूलर्स जॉइंड देम वॉलेंटरीली। तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने ये जो मुगल्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया था। मैनी राजपूत मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज। तो बहुत सारे राजपूत फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बेटियों का विवाह कराया है मुगल के फैमिलीज में, टू गेन हाई पोजीशन को पाने के लिए। बट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे देयर वेयर मैनी राजपूत सच एज सिसोदिया राजपूत। वहीं उसी टाइम पे कुछ ऐसे भी राजपूत थे जो कि मुगल अथॉरिटी को रिफ्यूज़ कर रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे, जैसे सिसोदिया राजपूत जो थे वो सब। दी मुगल एम्पायर वॉज एक्सपेंडिंग टू डिफरेंट रीजन्स। तो जो मुगल एम्पायर था वो अलग अलग रीजन्स में एक्सपेंड हो रहा था। हैंस दी मुगल रिक्यूटेड
डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, इसलिए जो मुगल्स थे वो बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार, जो भी लोग थे मतलब कोई भी हो अगर उनका मुगल सर्विस को ज्वाइन करता है तो उनको मनसबदार का रोल दे दिया जाता था, मतलब मनसबदार उनको कहा जा रहा था। तीज मनसबदार हेल्ड अ मनसाब, उन सब को जो भी मनसबदार थे वो एक पोजीशन पे थे। मनसाब पोजीशन मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, मनसाब को रैंक या फिर पोजीशन कहा जा सकता है। एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वेयर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, तो जो मनसबदार का सैलरी था वो जात नाम का एक क्या कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू था जिससे उनको सैलरी दिया जा रहा था मनसबदार्स को। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स, तो जो मनसबदार्स थे वो उनको सैलरी दिया जा रहा था रेवेन्यू असाइनमेंट से, मतलब जो भी कुछ टैक्स रेवेन्यू लिया जा रहा था लोगों से वही सैलरी दिया जा रहा था जागीर्स के फॉर्म में मनसबदार्स को। इन अकबर्स रीजन, अकबर्स के समय में दिस जागीर्स वेयर केयरफुली असेस्ड सो डैट देयर रेवेन्यूज वेयर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, तो अकबर ने बहुत ही चालाकी से जो भी मनसबदार्स के अंडर में जो भी लैंड था उसको अच्छे से पहले देख ले रहा था, अच्छे से जांच कर ले रहा था, फिर उस हिसाब से उस मनसबदार को वो सैलरी दे रहा था। भाई औरंगजेब्स रीजन, औरंगजेब के टाइम पे ऐसा नहीं था, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम, तो जो भी कुछ रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था वो सैलरी मतलब कम दी जा रही थी और टैक्सेस ज़्यादा लिए जा रहे थे लोगों से। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूल वाज टैक्स ऑन प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री, तो मेन सोर्स था उनके इनकम का जो कि पीजेंट्री से प्रोड्यूस होने वाला टैक्सेस जो थे वही इनका मेन सोर्स था इनकम का। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर वाज टोडरमल, तो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो टोडरमल थे। ही कैरिड आउट अ केयरफुली सर्वे, वो बहुत ही अच्छे से सर्वे मतलब अच्छे से निरीक्षण कर रहे थे क्रॉप्स का, फील्ड्स का, और अच्छे से जब वो निरीक्षण कर ले रहे थे मतलब 10 साल लगा रहे थे, 10 साल पे अच्छे से निरीक्षण लेके फिर उस हिसाब से वो टैक्सेस लिए जा रहे थे उस जगह से। मान लीजिए कि कहीं पे कम खेती हो रही है और वहाँ से ज़्यादा टैक्सेस लिए जाएँ तो वो गलत होगा, लोगों को टैक्सेस देने में दिक्कत आएगी, इसीलिए अच्छे से निरीक्षण हो रहा था टोडरमल के द्वारा और अच्छे से टैक्सेस लिए जा रहे थे और फिक्स्ड हो जा रहे थे। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, तो मतलब कि कोई भी एक जगह है, मान लीजिए कि कोई भी एक ज़िला है तो उसको एक एक सर्कल में बांट दिया जाएगा, मतलब एक एक अलग अलग हिस्सों में एक राज्य को या फिर ज़िले को बांट दिया जाएगा और हर अलग अलग राज्य से टैक्स लिया जाएगा कम कम क्रॉप्स के अकॉर्डिंग। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नॉन एज जब्त, और ये जो रेवेन्यू का सिस्टम था उसको जब्त कहा जाता था। अबुल फजल वन ऑफ दी अकबर्स फ्रेंड, जो अबुल फजल थे अकबर के दोस्त, एंड कोर्टियस, और जो कोर्टियस थे उन्होंने अकबर की हिस्ट्री को 3 भागों में लिखा हुआ है और उसको टाइटल दे दिया अकबर नाम। अबुल फजल एक्सप्लेन्ड दी एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सुब्स एंड गवर्नर्ड बाय सूबेदार, तो जो अबुल फजल थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो एम्पायर था उसको अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया है जिसको सूब्स कहा जाता है, और जो उनके गवर्नर्स हैं मतलब जो कि उनके ऊपर जो गवर्नर्स हैं उन सूब्स के ऊपर उनको सूबेदार कहा जाता है। दी सूबेदार कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, जो सूबेदार थे वो दोनों काम करते थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री भी दोनों ये काम करते थे सूबेदार। इच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड और दीवान, तो जो भी प्रोविंस थे वो मतलब उनके अलग ऑफिसर्स थे जिनको दीवान कहा जाता है। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, तो जो अकबर्स के नोबल्स हैं
वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आर्मीज रखते थे और रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो भी उनके पास ज़्यादा होता था, मतलब कि अच्छे खासे वो टैक्स भी ले लेते थे। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब 17वीं सदी के एंड होते होते दिस नोबल्स बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये जो नोबल्स थे, ये जो लोग थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए। ड्यूरिंग दी 1570 अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन, मतलब 1570 में अकबर ने डिस्कशन चालू किया था रिलीजन पे फतेहपुर सिकरी में, विथ उलामा ब्राह्मण्स जेsuit priest who were रोमन कैथोलिक्स एंड जोरोस्ट्रियंस। तो इन सब लोगों के साथ उसने, जो अकबर था, उसने डिस्कशन किया था रिलीजन पे, धर्म पे। दिस रिलीजन डिस्कशन लेड टू अकबर टू आइडिया ऑफ सुलीकुल और यूनिवर्सल पीस। तो इस डिस्कशन से अकबर के दिमाग में एक आइडिया है जिसको यूनिवर्सल पीस या फिर सुलीकुल कहा जाता है। अकबर सन जहांगीर फॉलोड हिज फादर्स पॉलिसी। जो अकबर का बेटा था जहांगीर, उसने अपने पिता की पॉलिसीज को फॉलो किया था, जो कि सुलीकुल था। मेहरुनियाजा मैरिड द एम्पायर जहांगीर। जहांगीर जो थे उन्होंने शादी किया था मेहरुनियाजा से 1611 में, एंड रिसीव टाइटल नूरजहां। तो जो ये मेहरुनियाजा हैं, उन्होंने टाइटल रिसीव किया नूरजहां। शी वॉज सुपरेटिव, वो सुपरेटिव थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। टू दी मोनार्च के प्रति। दी मुगल एम्पायर exercised a great deal of influence and power। तो जो मुगल एम्पायर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा डील किया है पावर और इन्फ्लुएंस के मामले में। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब लेकिन 17th सेंचुरी के अंत होते होते द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। तो जो अथॉरिटी था मुगल एम्पायर का, वो ख़त्म होने लगा था धीरे धीरे। विच गेव राइज टू मैनी इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस राइज होना चालू कर दिए थे, हैदराबाद या फिर अवध के जैसे। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और मिस्टेक के लिए भी सॉरी।